केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नोटियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, केदारनाथ यात्रा लगातार जारी भी है और बीच-बीच में कई बार ब्रेक भी लग रहे हैं यात्रा पर अस्थायी रूप से। ऐसे में क्योंकि भूस्खलन भी एक बड़ी समस्या है, किस रूप में आप देख रहे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं अभी हाल-फिलहाल में है चार धाम यात्रा पर, खासकर केदारनाथ में? देखिए सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी कि जिनके मार्गदर्शन में हमारी चारों धाम की यात्रा संचालित हुई और लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती रही है। इस वर्ष भी अगर मैं केवल केदारनाथ की बात करूँ तो लगभग 14 लाख से ऊपर यात्री केदारनाथ के दर्शन इस वर्ष किए हैं। और वो वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो पैदल मार्ग है, चाहे वो मंदिर परिसर है, चाहे हमारे व्यवस्थाओं में लगे हुए जितने भी लोग हैं, वहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं थी उससे लोगों ने कई बार वीडियो भी यात्रियों के यात्रियों के माध्यम से आए हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर थी। तो मैं समझती हूँ कि ये हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशनों पर जो यात्रा यहाँ पर चल रही है वो बहुत ही सुखद है। और जैसे वो कहते हैं कि सुखद, सरल और मतलब किसी प्रकार किसी को कोई दिक्कत ना हो, ऐसे यात्रा वहाँ पर चली है और आने वाले समय में भी उम्मीद है कि इससे बढ़ के ही वहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या रहेगी। किस तरह के दिशा निर्देश आपकी ओर से भी दिए गए अधिकारियों को, क्योंकि आपदा प्रभावित क्षेत्र भी है, बार-बार आपदाएँ जैसे भूस्खलन जैसी समस्याएँ वहाँ पर आ रही हैं? देखिए प्रथम चरण की यात्रा जब संपन्न हुई तो द्वितीय चरण की जो हमारे वर्षा काल की होती है, उसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही एक उच्च स्तरीय मीटिंग करके जिसमें चारों धामों के विधायकों को, अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को और प्रदेश भर के अधिकारियों को उसमें जोड़ते हुए उनको साफ निर्देश किए कि वर्षा काल में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए, उस समय हमारे अधिकारी वहाँ अलर्ट रहने चाहिए, चाहे वो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, हमारे पुलिस बल हैं और जितने भी सुरक्षा में हमारे टीमें लगी रहती हैं, उनके माध्यम से कहीं पर कोई भी बात ऐसी आती है तो उनको तत्काल वहाँ पहुँचना है और संबंधित यदि किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो उसको उसका समाधान करना है। तो हम लोग भी निरंतर, हमारे जिलाधिकारी जी हैं, हमारे जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो तत्काल उनको बताया जाता है कि मतलब क्षेत्र में यहाँ पर ये दिक्कतें हैं। हमारे जो क्षेत्र है, चाहे मधमेश्वर है, चाहे तुंगनाथ है, चाहे केदारनाथ है और भी जो धाम मतलब वहाँ पर हैं, जो मंदिर हैं, लोग लगातार दर्शन के लिए जाते हैं। और लगातार क्षेत्रों से भी ये कहा गया है कि कोई भी कहीं पर दिक्कत है तो आप तत्काल बताइए ताकि उनकी व्यवस्था हो सके। मैडम, जब से आप विधायक बने, किस तरह के विकास कार्य आपने कराए अपने क्षेत्र में? क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? कौन से टारगेट आप लेकर के चले थे, जो अभी तक लगता है आपको कि पूरे हो चुके हैं? देखिए मुझे अभी बने हुए मतलब पौने 2 साल हो रहे हैं और जब मैं चुनाव लड़ी थी तो मेरे कुछ बड़े लक्ष्य भी थे कि ये काम यहाँ पर होने चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि इन पौने 2 सालों में केदारनाथ विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन ऐतिहासिक कार्यों में मैंने जैसे अभी पहले बताया कि केदारनाथ में 212 करोड़ का विद्युत सब स्टेशन बनने वाला है, जिससे कि वहाँ बार-बार जैसे बिजली गुल हो जाती थी, लोगों को दिक्कतें होती थी, तो वो आने वाले समय में ऐसी समस्या वहाँ पर नहीं रहेगी। जैसे हमारे यहाँ पर कई मोटर मार्ग ऐसे हैं जहाँ अभी जिन गाँवों को अभी मोटर मार्गों से मतलब आच्छादित किया जाना था, उन सभी गाँवों को 2-250 तक की जनसंख्या के गाँवों को हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th चरण के तहत जोड़ने का प्रयास किया और ऐसे 40 गाँव हैं जिनको अप्रूवल भारत सरकार से मिल चुकी है। अब उनकी पत्रावलियाँ बन रही है और बहुत जल्दी उन गाँवों को भी संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो बहुत बड़े ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जैसे ऊखी मठ में जो बहुत लंबे समय से लोग पेयजल की मांग कर रहे थे और वहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा था पेयजल के लिए, क्योंकि शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर है, लोग वहाँ पर चोपता के लिए जाते हैं, देवरिया ताल के लिए जाते हैं और दर्शन के लिए भी ओंकारेश्वर मंदिर में आते हैं। तो वहाँ की जो 25 करोड़ की पेयजल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति की है, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। इसी तरह से अगस्त मुनि में भी जब मैं पहले 7-8 मतलब 2 से 12 तक विधायक थी, तो 9-10 के तहत मैंने ही अगस्त मुनि में काकड़ा घाट अगस्त मुनि पेयजल योजना का निर्माण करवाया था, लेकिन वो बनते बनते 2013 की आपदा में पूरी योजना वॉश आउट हो गई थी और तब से लगातार लोग पेयजल पेयजल के लिए लगातार बातें कर रहे थे कि यहाँ पेयजल होना चाहिए। बहुत बड़ा एक नगर है और नगर में पानी की सुविधा नहीं है। तो मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लगातार मेरे निवेदन पे उन्होंने 55 करोड़ की पेयजल योजना अगस्त मुनि के लिए स्वीकृत कराई और ऊखीमठ और अगस्त मुनि दोनों का निविदाएं भी निकाली जा चुकी हैं, जिनमें बहुत जल्दी काम भी प्रारंभ होगा। कई योजना वहाँ पर सिंचाई बाढ़ नियंत्रण की हो रही है। अगस्त मुनि का जो केंद्रीय विद्यालय है वो भी लंबे समय से, क्योंकि 2003-4 में वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुला था। उस समय हम ही लोगों ने वहाँ पर उनके संचालन करने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई थी, एक पुराना भवन उपलब्ध कराया था और वो मतलब ऐसे ही संचालित हो रहा था। तो अब वहाँ पर चंद्रापुरी में केंद्रीय विद्यालय का भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो 42 करोड़ की धनराशि से बन रहा है और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य वहाँ का हुआ है। ऐसे ही हमारे जो मधमेश्वर है, जितने भी वहाँ पर मंदिर हैं, चाहे काली मठ है, चाहे गौरी कुंड है, हमारे कार्तिक स्वामी हैं, जहाँ जहाँ मंदिरों के सौंदर्यकरण के लिए पैसे मांगे गए, उन सभी मंदिरों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन मंदिरों के सौंदर्यकरण के लिए पैसे भी दिए गए। हमारा जो मधमेश्वर धाम है, और इस साल आपने देखा होगा कि भारी संख्या में लोग वहाँ पर गए हैं, यात्री टूरिस्ट मतलब श्रद्धालु मधमेश्वर के लिए भी गए। वहाँ पर आपदा से पुल टूट गया था और लोग बहुत मांग कर रहे थे कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर पाए। तो 7.5 करोड़ रुपए से वहाँ पर पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें निविदा मतलब हो गई है और वहाँ पर काम भी प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह से मधमेश्वर के लिए जो मधमेश्वर धाम है, वहाँ 55 करोड़ की धनराशि से वहाँ का सौंदर्यकरण किया जाएगा, वहाँ पर सोलर लाइट लगेंगे, वहाँ पर सुरक्षा दीवार बनेगी और जो वहाँ पर गेस्ट हाउस है उसका मतलब उसको मतलब ठीक किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो इसी तरह से लगातार क्षेत्र में जो ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, इसके लिए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इन 1.5 सालों में मैं समझती हूँ कि जो जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उस विधानसभा के थे, वो ऐतिहासिक कार्य इन 1.5 सालों में मैं केदारनाथ विधानसभा के लिए कर पाई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और निश्चित तौर पर इसी तरह से क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहेगा, ताकि हम आगे भी जो वहाँ के बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हैं वो आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी कुछ सड़कों का भी, जैसे आपको पता ही है कि हर क्षेत्र में सड़कों की भी स्थिति लंबे समय से जिन पे काम नहीं हुआ था, वो ताला बरंगाली हमारा जो तुंगनाथ घाटी में आता है, उसके लिए लगभग 3.25 करोड़ की धनराशि से उसकी भी निविदा निकाली जा चुकी है और वो सड़क भी क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन के लिए सुविधाजनक होगी। ऐसे ही हमारे कुछ मोटर मार्ग ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी डामरीकरण के लिए जो पीएमजीएसवाई के अंतर्गत होने हैं,
तो इसमें जैसे आगर से तलगढ़ मोटर मार्ग है, और हमारा नौरा त्यूंग मोटर मार्ग है, हमारा जमेती क्यार्क जमेती मोटर मार्ग है। इसके अलावा भी हैं कई, उसमें 13-14 मोटर मार्ग हैं, जिनको कुछ डामरीकरण के लिए है, कुछ नवनिर्माण के लिए है। तो ऐसे योजनाएं जो उस क्षेत्र को लंबे समय से जिसकी मांग जनता करती आ रही थी, उन योजनाओं को हम कर पाए हैं। चंद्रापुरी में सुरक्षा बाढ़ नियंत्रण के तहत सुरक्षा वाल वहाँ पर बन रही है। अगस्त्यमुनि खेल मैदान के नीचे सुरक्षा वाल बन रही है, बेडूबगढ़ में बन रही है, सोनप्रयाग में बन रही है, और ऐसे कई योजनाएं हैं जो लगातार हमारे प्रयास से क्षेत्र के विकास के लिए हो रही है। जी, मैडम जिस तरह से पुनर्विकास कार्य लगातार केदारनाथ धाम में हुए और अब रोपवे भी लगाने के प्रयास में आप लोग हैं कि जल्दी रोपवे सिस्टम भी चालू हो जाएगा, उसको लगाया जाएगा। किस तरह की योजनाएं हैं? प्रधानमंत्री जी का किस तरह का विजन है, किस तरह का फोकस है केदारनाथ पर? देखिए, जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, तो वो उस पे काम भी कर रहे हैं। और उन्होंने केदारनाथ से कहा है, तो स्वाभाविक तौर पर केदारनाथ के लिए जो वो काम कर रहे हैं लगातार, उसके लिए मैं समझती हूँ कि हम लोग उनके आभारी भी हैं। और उनका जो ध्येय है कि हमारे चारों धाम हैं, हमारा देवभूमि उत्तराखंड है, इसकी पहचान दुनिया में अलग हो। तो जो उन्होंने अभी 4,500 लगभग का जो रोपवे केदारनाथ के लिए दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ संपूर्ण क्षेत्र की जनता की ओर से। और उस रोपवे को लगने से केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या तिगुनी हो जाएगी। उस रोपवे को लगने से वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत सारा रोजगार मिलने वाला है। हालांकि उसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी लगातार हमारे जिले के प्रशासन से भी बात हो रही है, प्रदेश के अधिकारियों से भी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से उसमें लोगों को रोजगार देते हुए उस प्रोजेक्ट को तैयार करने का काम किया है, वहाँ के जितने भी हमारे बेरोजगार हैं उनको मैंने भी ये प्रयास किया कि भाई इस रोपवे में क्या क्या होगा। तो निश्चित तौर पर हमारे पास मैंने सबसे पहले यही कहा कि लगभग जो सरकार की नीति है 70% बच्चे हमारे उसमें रोजगार पे लगने चाहिए। उसके अलावा जिसके पास जो स्किल है, उस स्किल के साथ उनको वहाँ रोजगार मिलना चाहिए। अगर किसी के पास स्किल नहीं है, तो उसको स्किल देने के लिए भी ट्रेनिंग वहाँ पे होनी चाहिए, ये मैंने कहा है। तो हमारे बच्चे हैं, माना किसी के पास स्किल नहीं है, कोई मतलब जानकारी नहीं है, तो उसको वो चीज़ें वहाँ सिखाई जाएंगी और वो संबंधित कंपनी के द्वारा ही उन बच्चों को तैयार किया जाएगा कि मतलब जो उस रोपवे के माध्यम से वहाँ पर ज़रूरत है। तो ये मैंने निवेदन किया है। और आने वाले समय में जो हमारी गांव जितने भी गांव उससे प्रभावित हो रहे हैं, या हमारे घोड़े खच्चर संचालकों को लगता है कि मतलब प्रभावित होंगे, तो ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि रेलवे कर्णप्रयाग तक जब जाने वाली है, तो निश्चित तौर पर वहाँ की यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ेगी। और हमारे जितने भी घोड़े खच्चर संचालक हैं, क्योंकि अभी जैसे वहाँ पर 8 से 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसका 2 गुना या 3 गुना होगा। तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार का कोई रोजगार प्रभावित नहीं है, बल्कि उससे लोगों को और ज़्यादा रोजगार जनरेट होंगे। तो हम टोटली वहाँ के लोगों के हित में, वहाँ की जो महिलाएं हैं जो गांव प्रभावित भी होंगे, उनके लिए क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो सारी तैयारियां चल रही हैं। और लोगों को रोजगार देने की भी पूरी तैयारी चल रही है। महिलाओं को किस तरह से हम स्किल दें, किस तरह से उनको उससे जोड़ें, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो मैं तो क्षेत्र के युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। सरकार है, सरकार सबकी मदद करेगी, सबके बारे में सोचेगी, सबके रोजगार की चिंता करेगी।
तो कुछ लोग जो इस तरह की वहाँ पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लगातार काम रोको अभियान एक चल रहा है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगी, सारे क्षेत्रवासियों से, कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। और निश्चित तौर पर रोपवे हमारे हित के लिए बन रहा है, हमारी यात्रा को बढ़ाने के लिए बन रहा है, और आप सबके क्षेत्रवासियों के रोजगार के लिए बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। आशा नोटियाल जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे जी विधायक दिलीप सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से नीट पेपर को लेकर के देश में बवाल मचा और ऐसे में प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया गया राहुल गांधी के द्वारा, किस रूप में आप उन विषयों को देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जहाँ तक ये नीट का मामला है, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि जो ये लीक हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये लीक कब से हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जब से कांग्रेस ने ही ये परंपरा डाली है, उन्हीं की व्यवस्था की यही परिणति थी कि आज हम लोगों को इसको भुगतना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से अभी माननीय मोदी जी ने अभी कहा है कि हम इसकी फास्ट ट्रैक में जो है इसकी सुनवाई करेंगे और इसकी जाँच करेंगे और हाई लेवल कमेटी से इसकी जाँच करवाएँगे, तो मैं समझता हूँ कि जितनी संवेदनशीलता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है, इतनी अगर पूर्व में कभी कांग्रेस की सरकार आज दिखा देती, तो आज छात्रों को ऐसा भुगतना नहीं पड़ता। लेकिन छात्र के मैं समझता हूँ कि जितने आंदोलन में उसमें मैक्सिमम लोग अराजक हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इसमें बहुत नाम मात्र के हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा क्योंकि अराजक तत्वों ने ये अपने हाथ में ले लिया है और जो आज हमारी सरकार ने गंभीरता के साथ नकल विधेयक पे लीक जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उस पर जो गंभीरता दिखाई है, तो उसका आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना क्या लगता है आपको और क्या मानते हैं कि एक बड़ी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है? देखिए, एक राहुल जी और कांग्रेस जो है इस समय हताशा की ओर है और मैं समझता हूँ कि उनको वो हर समय उनका अपना कुछ है नहीं। जब कोई दूसरे लोग मूवमेंट करते हैं, दूसरी संस्था में मतलब उनमें शरीक होके अपना नाम कमा लेते हैं, अपने आप की उनकी भूमि कुछ है नहीं। आपने देखा होगा कि कभी कांग्रेस ने गंभीरता के साथ कभी किसी इश्यू को साथ कोई आंदोलन नहीं किया और जब कोई दूसरी संस्थाएँ उठाती हैं तब उनके साथ वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ये मजबूरी भी उनकी दिखाती है और उनकी गंभीरता दिखाती है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हताशा की ओर है और निश्चित रूप से जनता उनको नकार रही है। सर, सनातन की अगर बात की जाए तो एक तरफ तो सनातन की बात क्योंकि बीजेपी करती है और दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि जिस तरह हाथ में संविधान की बुक प्रोटेस्ट कर्मियों के रहती है और एक तरफ सनातन को गाली देते हुए नजर आते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सहित, वामपंथी सहित, सपा है और बहुत सारी पार्टियां ऐसी कि जिनका एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से सनातन को बेइज्जत करें, सनातन की बेइज्जती करें, सनातन में धर्मी लोगों का अपमान करें और मैं समझता हूँ कि भाजपा ने आज इतना मजबूर कर दिया है इन सबको, ये कुछ दिन बाद आपको गली मोहल्लों में चिमटा और भजन गाते हुए मिलेंगे। पेपर लीक को लेकर के क्योंकि लगातार सरकारें भी एक्टिव नजर आ रही हैं और साफ तौर पर जिस तरह से नकल विरोधी कानून जो बनाया गया, क्या लग रहा है आपको कि पूरी तरह से क्या कानून इस पर गंभीर है इससे कि ये नकल विरोधी चीजें रुक सके? देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने जिस गंभीरता के साथ कहा, आपको पता होना चाहिए, इससे पहले आप चले जाएँ, हमारी सरकार से पहले चले जाएँ, बड़े-बड़े घोटाले होते थे और आप देख लेना इस बात को, चाहे आईपीएस हैं, आईएएस हैं, मैक्सिमम लोग उन्हीं के ही परिवार के लोग उसमें निकलते थे। तो एक बड़ा कागज़ था, तो इसको जो इन्होंने इतने आज़ादी के 70 साल तक जिस व्यवस्था को इन्होंने इसमें चरमरा दी थी, जिसकी सारी व्यवस्था, उसको दोबारा सँभालने में हमारी सरकार को कठिनाई ज़रूर हो रही है। लेकिन आप निश्चित समझिए मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, एक दिन हम इसको बखूबी जो है इसका संचालन भी करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसका हैंडल भी करेंगे और बहुत अच्छा परिणाम हम देश की जनता को देंगे। राहुल गांधी क्योंकि उत्तराखंड भी आए थे, छात्रों के गूंज जिस तरह से उन्होंने संवाद किया, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं या आने वाले समय में क्योंकि चुनाव भी है, किस रूप में आप देखते हैं कि युवा बड़ी संख्या में है उत्तराखंड में? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी में ऐसी क्या चीज़ है कि जो लोग उसकी ओर आकर्षित हों? मैं समझता हूँ कि ज्ञान उनके पास बहुत सीमित है। दूसरा उनका आकर्षण है नहीं और उनके परिवार की, उनके सरकार की सारी गतिविधियाँ जनता जानती है कि उन्होंने आज तक देश के लिए क्या किया, देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया, देश में किस प्रकार से उन्होंने जातिवाद, धर्मवाद, दंगे, ये सारे उनकी सरपरस्ती में हुए हैं। मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ उत्तराखंड आंदोलन का।
उत्तराखंड में हमारे इतने शहीद हुए, जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ, तो उस समय आप देख लें कि कांग्रेस की सरपरस्ती में सारे हमारे लोगों पे ज्यादतियां हुई। इसलिए और इमरजेंसी जैसा एक बहुत बड़ा काला अध्याय जो रहा है, वो उन्हीं के सरकार में रहा है। तो इसलिए उनको तो नैतिकता उनकी है नहीं कि वो बोल सकें इस बात में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनसे निजात जनता ने पा लिया है, और आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और जो अराजक तत्व आज इकट्ठा होकर एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, जनता उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। सर, चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो चुनाव की प्रक्रिया क्योंकि अब लगातार चलती है नजर आ रही है, एसआईआर हो रहा है, बड़ी संख्या में नाम भी कट रहे हैं और ऐसे में पक्ष विपक्ष तमाम लोगों को साधने में भी जुटे हुए हैं। आप भी लगातार जन जन की सरकार और तमाम कार्यक्रम चला रहे हैं। किस तरह से इन कार्यक्रमों का फायदा आप लोगों को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष की परेशानी यही है कि एसआईआर से वो इसलिए परेशान है, क्योंकि जो उनके द्वारा घुसपैठियों को एक षड्यंत्र करके जो है इस देश का नागरिक बनाने का जो षड्यंत्र उन्होंने किया, कांग्रेस की सरपरस्ती में ये हुआ, सारे विपक्षियों ने ये काम किया। आज उसकी जो छटनी हो रही है, ये इसीलिए इनको जो है इनके पेट में दर्द है। और मैं समझता हूँ कि जनता जागरूक हो गई है, और जिस तरह से आप देखना अभी एसआईआर में बहुत सारी छटनियाँ हुई हैं, और अभी नए लोग उसमें जो है अपने अनुसार इसमें भाग लेना चाह रहे हैं। अभी 1 महीने बाद आप देखना कि बहुत उत्साह के साथ लोग जो है अपना नाम दर्ज करवाएंगे, और जो गलत लोग हैं उन पे आपत्ति भी करेंगे। क्या इस बार आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं बीजेपी का कि इस बार बीजेपी कहाँ तक पहुंच पाएगी या फिर हैट्रिक लगाएगी या किस तरह का माहौल इस बार आपको लग रहा है कि होगा प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं समझता हूं कि कम से कम 50 से सीट ऊपर हमारी आएगी इस बार, ये तो गारंटी है। और आप ये समझिए कि जनता खुद जानती है कि विपक्षों के पास कुछ है नहीं, और आज आशा ये है कि अगर सेंट्रल में और प्रदेश में सरकार है, आज आप ये समझो मैं अपनी विधानसभा में कम से कम 200-250 करोड़ की जल जीवन मिशन के का काम कर रहा हूँ, और चल रही है हमारी योजनाएं 60-60, 70-70 करोड़ तक की, 27 करोड़, 25 करोड़ ऐसी योजनाएं हैं। और कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ के लिए योजना नहीं बन रही है। हो सकता हो कि उसको संचालन करने में कुछ हो सकती है दिक्कतें, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार का जो मरद हस्त है, उसमें वो ये काम किया जा रहा है। पीएमजीएसवाई की सड़कें देखने आप बेशुमार हमारे पास आ गई हैं, और अभी आने को तैयार हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारी जनता जानती है कि हमारा भला किसमें होने वाला है, क्षेत्र का विकास किसमें होने वाला, देश का विकास किसमें होने वाला है। इसलिए जनता जो है हम लोगों से प्यार करती है, और हम केंद्र में भी और प्रदेश में सभी जगह हमारी सरकार बनेगी, और केंद्र में तो है ही, उनके सरपरस्ती में यहाँ प्रदेश में भी बनेगी। सर, लगभग 4.5 सालों में इनमें इस वाली योजना में किस तरह के काम आपके द्वारा किए गए और कौन से आपको लगते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो अभी करने बाकी हैं और जिस पर आप लगे हुए हैं? देखिए, मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या थी, सड़कें नहीं थी, सड़कों का बड़ा समस्या थी, वो लोग बड़े पैदल जाते थे, चढ़ाइयों में चलते थे। और आज मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे कुशल नेतृत्व में, माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में, हम हर क्षेत्र के कम से कम, मैं अपने क्षेत्र के कम 70-75% क्षेत्र को जो है इस समय सड़क से आच्छादित कर चुका हूँ। ऐसे ही जल जीवन मिशन में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के विभाग में कभी हमारे क्षेत्रों में किसी हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर नहीं मिलते थे, हमें स्कूलों में टीचर्स नहीं मिलते थे, और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम हमने डॉक्टरों के माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से हमने एक नई व्यवस्था, ज़रूर अच्छी व्यवस्था हमने कर दी है। और लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अभी हमको बहुत कुछ करना है, और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार अगर रिपीट होती है, तो निश्चित रूप से हम हर पीएचसी, सीएचसी में अल्ट्रासाउंड लगाने के लिए प्रयास करेंगे। और क्योंकि मैं समझता हूँ आज की तारीख में सीएचसी जितने हैं, वो पहले से बेहतर स्थिति में हैं। उनके पास अच्छे भवन हो गए हैं, एक्स-रे की मशीन हो गई हैं, ब्लड टेस्टिंग की मशीनें हो गई हैं, और कहीं-कहीं हमने अल्ट्रासाउंड भी दे दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार एक सीएचसी में तो अवश्य रूप से जो है क्योंकि अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है हमारी गर्भधारण वाली महिला माता-बहनों को, तो उसके लिए वो व्यवस्था भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड में मस्जिद, मज़ारें बड़ी संख्या में तोड़ी भी गई और ऐसे में ये कहा गया कि भई वन संपत्तियों को खाली कराया जा रहा है और कई बार कांग्रेस कहती है कि वर्ग विशेष को आप लोग टारगेट करते हैं। देखिए, अरे कांग्रेस का तो ऐसे ही है कि भाई ये मस्जिद जितने बनी है, अवैध जो मस्जिदें बनी है, अवैध जो मज़ारें बनी है, वो किसकी सरपरस्ती में बने? वो सारी इनकी सरपरस्ती में बने। और मैं समझता हूँ कि इसी को उखाड़ने का हमारे सरकार ने हमारा काम किया है, और इसलिए ये समझो कि डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, वो भी इसकी आड़ में हो रही है। तो हमारी सरकार ने गंभीरता के साथ इस मूल जड़ को पहचाना है, चाहे अवैध मदरसों के माध्यम से है, ये सारों को पहचाना है, और आज उसका भी जो है निपटारा किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं
कि जो यहाँ रहने वाले, हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, ये पहली बात ये है। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मुस्लिमीकरण, इस्लामीकरण करने का कोई जबरन काम करेगा तो उसको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट हमारी नीति है। इसलिए हम मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं कि आपके बीच में अराजक तत्व जिस प्रकार से आ रहे हैं, उन पे तुम भी आप आगे एक कदम आगे बढ़कर उनका विरोध करो और उत्तराखंड की जो एक अच्छा आव-भव है, जो अच्छा माहौल है, उसको बनाने में सहयोग करो। लेकिन सर मदरसा बोर्ड भी इस बीच भंग किया गया और अब पूरी तरह से ये भी देखा जा रहा है कि भंग करने के बाद कांग्रेस जो है वो विरोध में भी आई थी। देखिए, मदरसा बोर्ड केवल एक मुस्लिमों तक सीमित है। हमारा उद्देश्य सारे जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनका भला करना है। उसमें चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो और चाहे सिख हो, कोई भी हो। तो हमारा ये कहना है कि अब हमने जो अल्पसंख्यक का बोर्ड बनाया है, वो निश्चित रूप से हमारे सारे अल्पसंख्यकों का भला करेगा और सभी लोग इसमें फायदा उठाएंगे। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिलीप सिंह रावत जी आज हमारे साथ मौजूद थे जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।